हेलो स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर अंजलि श्रीवास्तव, रिटायर्ड जूलॉजी प्रोफेसर, जमशेदपुर वुमेन यूनिवर्सिटी, एंड दिस इज माय यूट्यूब चैनल आदर्श आलिया। हम देख रहे हैं एट प्रेजेंट रिसर्च मेथोडोलॉजी का सीरीज, जिसमें ये हमारा है 8th पार्ट। इसके पहले 7 वीडियोस रिलीज हो चुके हैं। एंड स्टूडेंट्स, आई रिक्वेस्ट कि गो थ्रू ईच एंड एवरी वीडियो ऑफ दिस सीरीज टू अंडरस्टैंड बेटर द एंटायर प्रोसेस। हमने देखा था, मैंने हालांकि वीडियो थर्ड वीडियो में हमने सिलेबस रिव्यू किया, जो कायदे से पहला वीडियो होना चाहिए था। बट एनीवे, पहला वीडियो से में हमने रिसर्च मेथोडोलॉजी जनरल इंट्रोडक्शन देख लिया था। तो उस थर्ड वीडियो में जो सिलेबस हमने देखा है वो हमारे यहाँ का जमशेदपुर वुमेन यूनिवर्सिटी का सिलेबस है। पर स्टूडेंट्स, ये भी मैं बताना चाहूंगी कि हम जो भी सिलेबस फॉलो करें, थोड़ा बहुत ही 19-20 का ही ज्यादातर बेसिक डिफरेंस है एमएससी के लेवल पे, या नेट और यूजीसी के जनरल एग्जामिनेशंस, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लेवल पे। और जो भी हो, अभी जो हम प्रोसेस देख रहे हैं, जो जैसे हमने बेसिक टर्मिनोलॉजीज देखे, इंट्रोडक्शन देखा, मोटिवेशंस देखे रिसर्च के, या अब जो हम ये देख रहे हैं रिसर्च प्रोसेस, चाहे कोई भी सिलेबस हो, ये फंडामेंटल्स ऑफ रिसर्च मेथोडोलॉजी हैं जो हमें जानने ही चाहिए। तो आपके सिलेबस में दिस और दैट वे में हो या नहीं हो, जो स्टेप्स हैं रिसर्च प्रोसेस के, ये 8 प्रोसेस रिसर्च प्रोसेस पे तो डेफिनेटली एमसीक्यूज भी आते हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस भी आते हैं। एंड एक चीज और मैं बताऊंगी कि जो हम देख रहे हैं यूजुअली एस्टैब्लिश फैक्ट के रूप में 8 स्टेप्स इन रिसर्च प्रोसेसेस हमेशा मेंशन्ड हैं हर बुक। मैंने जितने रिसर्च के बुक या वेबसाइट फॉलो किए, तो ऑथेंटिकली रिसर्च प्रोसेस के 8 स्टेप्स बताए जाते हैं। पर हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं इन जनरल, आपकी जैसा मेरा स्टाइल है हमेशा से ही, मैं पहले एक स्लाइड में आपको जनरल इंफॉर्मेशंस दे देती हूँ, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो बता देती हूँ, और फिर आपके नोट्स के लिए, आपके एमसीक्यूज के लिए, आपके नॉलेज के लिए जो बाकी के स्लाइड्स हैं उनमें प्रिंटेड या टाइप्ड फैक्ट्स दे देती हूँ जो आपको हेल्प करेंगे। इस वीडियो में एक लास्ट स्लाइड में करीब 20 से ज्यादा क्वेश्चंस भी हैं, डिस्कशंस। अब हम देख लेते हैं कि ये एक वीडियो काफी लंबा मुझे लगता है, तो इसी प्रेजेंटेशन में ये क्वेश्चन आंसर चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में, इस पार्ट 8 के को हम 2 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं आपके कन्वीनियंस ऑफ स्टडी के लिए। दिस इज फर्स्ट पार्ट। यहाँ पे मैं जस्ट आपके इंफॉर्मेशन के लिए ही लिख दे रही हूँ कि दिस विल बी द फर्स्ट पार्ट, जिसमें हम थियोरिटिकल पार्ट देख रहे हैं, और सेकंड पार्ट में हम देखेंगे क्वेश्चन आंसर्स। सो लेट अस स्टार्ट विद द रिसर्च प्रोसेस। इसके पहले हम देख चुके हैं चार वीडियोस में ओवरऑल कि रिसर्च के बेसिक टर्मिनोलॉजीज क्या हैं, और एक ओवरऑल वन शॉट में है, और उसके पहले 3 में अलग अलग टर्मिनोलॉजीज को भी हमने डिस्कस किया। तो बहुत मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि रिसर्च प्रोसेस समझने के पहले डेफिनेटली आप उन वीडियोस को जरूर देखिए, क्योंकि वो सारे टर्म्स यहाँ पे आने जा रहे हैं। सो रिसर्च प्रोसेस is the process of doing research इन अ सिस्टमेटिक वे, जो आपके थ्योरी पोर्शन के लिए भी, एग्जामिनेशंस के लिए भी जरूरी है। और अगर आप रिसर्च एस्पायरेंट हैं, रिसर्च के फील्ड में जा रहे हैं, मास्टर्स डिग्री के बाद रिसर्च करने जा रहे हैं, तब भी आपके लिए ये सारे प्रॉब्लम्स, सारा प्रोसेस मेथोडिकली स्टेप बाय स्टेप जानना है, जरूरी है। तो स्टेप बाय वाइज अगर हम 8 पॉइंट्स में देखें, तो फर्स्ट प्रॉब्लम इज आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम, इवैल्यूएटिंग द लिटरेचर, creating the hypothesis, research designing, describing population, data collection, data analysis and report writing. ये 8 पॉइंट्स हैं जो आपको एज सच कभी क्वेश्चन अगर आता है कि व्हाट आर द 8 पॉइंट्स और द वे, व्हाट आर द 8 स्टेप्स ऑफ द रिसर्च प्रोसेस, सो यू हैव टू राइट डाउन दीज स्टेप्स, और इन पर क्वेश्चंस, फर्स्ट स्टेप क्या है, लास्ट स्टेप क्या है। तो थियोरेटिकली आपको स्टेप वाइज 1 2 3 4 5 6 7 8 इस सिस्टम में
ही याद रखना चाहिए जो यहाँ पे दिया हुआ है। बट हम अभी इस स्लाइड में रिसर्च प्रोसेस आपको समझने के लिए इट इज़ मोर दैन इट इज़ अराउंड 15 पॉइंट्स और 14 और 15 पॉइंट्स, जिसमें आपको रिसर्च प्रोसेस अच्छे से हम समझ लें एक बार, फिर पॉइंट आउट इसको कन्फाइन करके डिफरेंट 8 प्रोसेसेस में ऑलरेडी मैंने दे दिए हैं, शुरुआत में जो फर्स्ट स्लाइड है उसमें भी और आगे भी हैं। सो लेट अस स्टार्ट विद द रिसर्च प्रोसेस। रिसर्च प्रोसेस का फर्स्ट पार्ट है, दिस इज द रिसर्च प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन। रिसर्च का फाइंडिंग अ प्रॉब्लम दैट वी हैव ऑलरेडी सीन, हम देखते हुए आ रहे हैं कि रिसर्च शुरुआत सबसे फर्स्ट स्टेप है रिसर्च के प्रोसेस का, फाइंडिंग अ प्रॉब्लम। और ये भी हमेशा याद रखिए कि अ गुड रिसर्च ऑलवेज रिक्वायर्स अ गुड और अ नोबल प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन। जब भी रिसर्च के टाइटल सेलेक्ट कीजिए तो हमेशा ध्यान रखिए कि वो उसकी एप्लीकेबिलिटी क्या है, क्योंकि ये हम जानते हैं कि आप जो रिसर्च कर रहे हैं कुछ नया नहीं आप खोज रहे हैं, जो अवेलेबल है उसको आप रिसर्च कर रहे हैं, उसकी फिर से फाइंडिंग कर रहे हैं, दैट इज नोन टू अननोन की तरफ बढ़ रहे हैं। प्रॉब्लम्स को पहले आपको फाइंड आउट करना है जो आपके लिए नोन है, और उसका सॉल्यूशन आप जो खोजेंगे वो अननोन है। बट अननोन तो है, बट ऐसा नहीं है कि कहीं आसमान से टपका हुआ प्रॉब्लम है। दैट प्रॉब्लम मस्ट बी रिलेटेड टू द ह्यूमन वर्ल्ड। इस ब्रह्मांड पर का ही कोई टॉपिक होगा, और ये ध्यान रखिए कि वो हमेशा एप्लीकेबिलिटी होनी चाहिए। जो प्रॉब्लम आपने चुना है वो आपके आपके दुनिया से, आपके लिविंग एनवायरनमेंट से किस तरह एसोसिएटेड है, दैट इज वेरी मस्ट। तो दैट इज द रिसर्च प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन। सबसे पहले हमने रिसर्च फाइंड आउट किया। नाउ द सेकेंड स्टेप विल बी डिटरमाइनिंग ऑब्जेक्टिव्स और गोल्स। ऑब्जेक्टिव्स क्या है होते हैं रिसर्च के, ये हम बहुत डिटेल में देख करके आए हैं इसके पहले बेसिक टर्मिनोलॉजीज में, और आगे भी ऑब्जेक्टिव्स पर एक पूरा टॉपिक होना चाहिए, अगर सिलेबस में होगा तो हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पे बस हम यही जाने कि रिसर्च के ऑब्जेक्टिव्स जो दो तरह से होते हैं, ब्रॉडली स्पीकिंग द जनरलाइज्ड ऑब्जेक्टिव्स, एंड देन कम्स द स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स, दैट इज पहले आप वाइडर पार्ट हम चुनेंगे। मान लीजिए कि जब फॉर एग्जांपल रिसर्च हम साइंस के बारे में पढ़ रहे हैं तो हम किसी रिवर की बायोडाइवर्सिटी पे बात करें या रिवर की फिजियोकेमिकल स्टडीज पे बात करें, तो सबसे पहले हम उस एरिया के रिवर्स को चुनेंगे। अगर इन जनरल है तो पूरे नेशनल लेवल पे रिवर्स को कैलकुलेट कर सकते हैं, सोच सकते हैं, इमेजिनेशन में रख सकते हैं। बट आपको उनके ऑब्जेक्टिव्स फिर स्पेसिफिक करने होंगे, नैरो करना होगा रिसर्च प्रोसेस। ये हम पहले के वीडियोस में देख करके आए हैं कि रिसर्च प्रोसेस वाइडर प्रोस्पेक्ट से, ब्रॉडर प्रोस्पेक्ट से नैरोअर की तरफ बढ़ते हैं, और तभी हम सक्सेसफुल रिजल्ट्स फाइंड आउट कर सकते हैं। So this determining the objectives or goals of your research. Then comes the literature review, ROL, review of literature or literature review. The details again हम देख चुके हैं। हम अभी हमने देखा कि हम रिसर्च कर रहे हैं, मतलब कुछ जो प्रॉब्लम है मेरा उस पर पहले भी काम हुआ होगा जरूर, क्योंकि वो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम है जिसको हम थोड़े नैरोड प्रॉब्लम्स उसके बारे में नैरो एस्पेक्ट में देखने जा रहे हैं। तो दैट इज टू फाइंड द वास्ट past verified studies and the weaknesses or gaps in the findings that can help in obtaining much reliable data that must be critically analyzed. Critically मतलब आलोचनात्मक होना चाहिए। जो पास्ट उसका अवेलेबल रिकॉर्ड है, चाहे वो लाइब्रेरी से हो, चाहे वो आपके सोशल मीडिया से हो, चाहे आईटी से मिला हो, सारे रिजल्ट जो वेरीफाइड रिजल्ट्स हैं, वेरीफाइड स्टडीज हैं, उनको आपको स्टडी करना है। उनमें से आपको वीकनेसेस अगर आपको मिलते हैं जो आपने स्टडी की है, कहाँ पर और आपको ज्यादा रिफाइंड होना चाहिए आपके फाइंडिंग में, जो अब आप फाइंड करने जा रहे हैं, तो पास्ट को फ्यूचर प्रेजेंट से रिलेट करके, और फिर फ्यूचर में और क्या उसके एस्पेक्ट्स हो सकते हैं, इनको मिला करके लिटरेचर रिव्यू होता है।
अगेन इट इज अ वास्ट टॉपिक जिस पर अलग से देखने की जरूरत है. देन द नेक्स्ट स्टेप इज डेवलपिंग कंसेप्ट्स एंड कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क. अगेन वी हैव ऑलरेडी सीन द टर्मिनोलॉजीज में, इसलिए हम कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क बहुत ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, ना कंसेप्ट. जब हमने फॉर्मुलेट कर लिया प्रॉब्लम को, उसके बाद लिटरेचर रिव्यू कर लिया. अब उस लिटरेचर रिव्यू के आधार पर कंसेप्ट बल्कि कंसेप्ट रादर नॉट कंसेप्ट, एक कंसेप्ट डेवलप करेंगे और उस कंसेप्ट को कैसे प्रैक्टिकली शो करेंगे, कैसे उसको मतलब प्रैक्टिकली स्टैब्लिश करेंगे, धरातल पर उतारेंगे, उसके लिए एक बिल्डिंग ब्लॉक बनाएंगे. दैट इज द कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क, जिसमें हमने पहले भी देखा था कि एक फ्रेमवर्क में इनपुट लेंगे, प्रोसेसिंग लेंगे और फिर उसका आउटपुट रिजल्ट मिलेगा. सो दैट इज जिसको एक नक्शा कहते हैं, नक्शा बनाएंगे, डिफाइनिंग द प्रीवियसली एग्जिस्टिंग थ्योरी और टू फाइंड आउट अ न्यू थ्योरी. साइंस में ज्यादातर प्रीवियसली एग्जिस्टिंग थ्योरी के बेसिस पर हम अपना फ्रेमवर्क बनाते हैं. दैट विल डिसाइड द वर्किंग पाथवे बेस्ड ऑन assumptions और हाइपोथेसिस. assumptions हाइपोथेसिस हम पहले देख करके आ रहे हैं. जो लॉजिकल बेसिस पर कंसेप्ट्स हैं वो हैं assumptions, और जिनको प्रेडिक्टिबिलिटी जिनकी है, जिनको प्रेडिक्ट कर सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं कि रिजल्ट क्या होगा प्रैक्टिकली प्रूफ करके, वो होते हैं हाइपोथेसिस. तो कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क वो है जिसके आधार पर हम डिसाइड करेंगे कि हमारे आगे रिसर्च के क्या assumptions होंगे या हाइपोथेसिस होंगे. देन formulating assumptions, that is generalized logical statement or hypothesis, predictable descriptive statement to assess the real problems and the relationship between the variables. This formulation of assumption or hypothesis establishes the relationship between the variables. अब again variables we have seen, जो हम practical methods करेंगे उनमें जो measurable facts हैं, जो changeable facts हैं, उनके बीच में relationship बनाने के लिए जो formulations करेंगे हम, so और assumptions करें of assumptions and hypothesis, that is the formulations. That is based on, ये हम लोग we have already seen कि small tests होते हैं, t test small assumptions के लिए या small hypothesis के लिए, और large assumptions के लिए, large predictions के लिए z test, m test, ये सब होते हैं. So that is the formulating assumptions and hypothesis. Then selecting research designing. This is a very very important point. Research designing एक फुल चैप्टर है आपके सिलेबस में जो हम अलग से पढ़ेंगे. दिस इज द रिसर्च डिजाइनिंग इज अ ब्रॉडर अप्रोच और प्रिपेयरिंग ब्लूप्रिंट ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम. जो रिसर्च का आपका प्रॉब्लम है उसकी पूरी ब्लूप्रिंट, एक घर बनाने के पहले एक खाका, एक नक्शा बनाया जाता है, वैसे ही रिसर्च के लिए पूरा आपके दिमाग में, आप बल्कि पेपर पे एक रिसर्च के लिए पूरी ब्लूप्रिंट बनेगी. सॉल्यूशन बाय वेरियस वेज लाइक क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव, फेनोमेनल, experimental, designing, selection methods. तो the research designing is a full chapter. बस इतना जान करके रखिए कि ये एक ब्लूप्रिंट है जो आप काम करने जा रहे हैं उसका, जिसके आधार पर आपका रिसर्च वर्क बढ़ेगा. Then is the selecting research population. Population, universe population sampling हम देख चुके हैं, यहाँ पे सैम्पलिंग भी आएगा. इसके बाद जो यूनिवर्स जो है आपके रिसर्च एरिया का, ब्रह्मांड जिस टॉपिक पे आप काम करने जा रहे हैं उसका जो पूरा वाइड स्पेक्ट्रम जो है, जैसे हमने एग्जांपल के लिए कहा लिया कि रिसर्च लिम्नोलॉजिकल स्टडीज ऑफ द पर्टिकुलर एरिया, या उसमें एक ब्रॉडर एस्पेक्ट होगा, वो नेशन हो सकता है, डिस्ट्रिक्ट हो सकता है, इनफाइनाइट हो सकता है, फाइनाइट हो सकता है, आपकी अपनी लोकल लोकेलिटी हो सकती है जो आप जहाँ पे आप रिसर्च के स्टेशंस डिसाइड करेंगे. तो वो पूरी लोकेलिटी एक फाइनाइट पॉपुलेशन हो गया. पूरा स्टेट या पूरा नेशन थोड़ा इनफाइनाइट हो जाएगा, और फिर उसमें से हम सेलेक्ट करेंगे स्पेसिफिक पॉइंट्स जिस पर हम स्टेशंस जहां हम काम करेंगे, तो वो हो जाएंगे सैंपल्स. दिस ऑल वी हैव ऑलरेडी सीन. देन द टूल्स फॉर डाटा कलेक्शन. द नेक्स्ट स्टेप इज, अब एक बार हमने स्टेशंस डिसाइड कर लिए हम कहाँ 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 काम करेंगे, दैट इज द सैंपल्स पॉपुलेशन, रिसर्च पॉपुलेशन के साथ साथ यहाँ पे सैंपल भी होना चाहिए. हमने पॉपुलेशन डिसाइड किया, सैंपल सेलेक्ट किया, और उसके बाद फिर एक
एक इमेजिनेशन में ही, नॉट इमेजिनेशन में, प्रॉपर पेपर पे आपका एक मेथड्स का डाटा कलेक्शन के लिए आप क्या टूल्स यूज करने जा रहे हैं। मान लीजिए हम फिजिको केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ वाटर, रिवर वाटर करने जा रहे हैं, तो हमको उसका टेम्परेचर लेना होगा, उसकी टर्बिडिटी लेनी होगी, उसमें जो सॉल्ट्स एंड मिनरल्स हैं उनको मेजर करना होगा डिफरेंट मेथड से। और साइंटिफिक रिसर्च में ज्यादातर प्रीवियसली स्टैब्लिश थ्योरीज को ही अप्लाई करके हम काम करते हैं। तो दैट इज द डाटा कलेक्शन के लिए, डाटा यूनिट और फैक्ट्स टू बी कलेक्टेड। डाटा ऑलरेडी वी हैव सीन, जो फैक्ट्स या यूनिट्स हमको कलेक्ट करना है साइंटिफिकली फ्रॉम द सैंपल, एंड टूल्स आर स्ट्रक्चरल, सेमी स्ट्रक्चरल, कलेक्टेड साइंटिफिकली, स्ट्रक्चरल, सेमी स्ट्रक्चरल मेथड्स एंड टूल्स होंगे यहाँ पे, जो कलेक्ट करते हैं हम सैंपल की साइंटिफिक स्टडी के लिए। then is the establishing ethical considerations। रिसर्च एथिक्स पर हम पहले भी टर्मिनोलॉजी देख चुके हैं, और ये एक पूरा टॉपिक हो सकता है डिस्कशन के लिए, क्योंकि एथिकल कंसिडरेशन, चूंकि रिसर्च हमेशा ह्यूमन वर्ल्ड से, जहां पर भी ह्यूमन रिलेटेड है, ह्यूमन का कंसर्न है, वहां पर एथिक्स आता ही है। अगर आप सर्वे कर रहे हैं, तो अगर आप किसी पर्टिकुलर एरिया में या जहां भी आप सर्वे कर रहे हैं जो ह्यूमन रिसोर्सेज इन्वॉल्व हैं, आपको उनका कंसेंट लेना होगा। किसी ऑर्गेनाइजेशन, किसी इंस्टीट्यूशन में आप रिसर्च कर रहे हैं, तो वहां की अथॉरिटी से परमिशंस लेने होंगे, ऑथेंटिकेशन लेना होगा। तो ऑल दीज कम अंडर एथिकल कंसिडरेशंस, टेकिंग परमिशंस, कंसेंट्स, सर्टिफिकेट्स फ्रॉम कंसर्न अथॉरिटीज एंड एजेंसीज। क्योंकि आप जब रिसर्च अपना प्रेजेंट कीजिएगा, थीसिस लिखिएगा, तो वहां पे आपको ये शो करने होंगे कि आपने एथिक्स फॉलो किया है कि नहीं, जहां आपने काम किया है वहां आपने ऑथेंटिकली काम किया है कि नहीं, परमिशन लेकर काम किया है कि नहीं। इसके अलावा एथिक्स में नैतिकता भी आती है। ह्यूमन वर्ल्ड को या ह्यूमन के एनवायरनमेंट को, ह्यूमन के इंटरेस्ट को अनएथिकली आप टच नहीं कर सकते हैं। सो दीज आर द लीगल and ethical considerations. Then comes the pilot study। इतना कुछ करने के बाद पायलट स्टडी पे आइएगा। पायलट स्टडी हम देख चुके हैं कि जब खाना बन रहा है तो थोड़े से चावल से हम अंदाजा लगा लेते हैं कि पूरा चावल पक गया है कि नहीं। उसी तरह से रिसर्च के लिए जब हम पूरे अपने ब्रॉडर एस्पेक्ट में काम करने के पहले एक छोटा सैंपल सेलेक्ट करते हैं और उस पर अपनी पूरी जो हमने डिजाइनिंग की है, डाटा कलेक्शन के टूल्स दिए हैं, उन सब की सहायता से स्मॉल, छोटे लेवल पे पूरी अपनी स्टडी का एक ब्लूप्रिंट को जो लिखा था उसको प्रैक्टिकली ऑब्जर्व करके फिर हम देखेंगे कि वो कहाँ पे प्रैक्टिकली एप्लीकेबिलिटी ठीक है, एक्यूरेसी ठीक है, रिलायबिलिटी ठीक है, वैलिडिटी ठीक है, ये सारी चीजें सही हैं नहीं हैं, कुछ इम्प्रोवाइजेशन की जरूरत है। ये सारा करके स्मॉल पायलट स्टडी फ्रॉम ए स्मॉल सैंपल एट द एंड ऑफ द प्लानिंग फेज कंप्लीट हो गया, फिर एक पायलट स्टडी की। इसके बाद अब आप प्रैक्टिकल काम पर आइएगा, दैट इज द ऑब्जर्वेशंस। उसको हम रिसर्च की थीसिस में हम लोग पहले लिखते थे ऑब्जर्वेशंस, डिस्कशंस, देन कंक्लूजन। तो दैट इज द ऑब्जर्वेशंस के लिए पहले आप सैंपल्स कलेक्ट कीजिएगा, जो आपके सैंपल वर्किंग, जिन पे आपको काम करना है लिटरली, जिनके आधार पर आपको अपनी हाइपोथेसिस, अपना प्रिंसिपल्स बनाना है, फिर उसको डिफाइन एंड रीडिफाइन करना है। वो हो गया आपका that is the sample collection. After the end of the planning phase, you will do the sample collection, small samples representing the entire population, and then will be the data collection. सैंपल्स आपने चुन लिया, सैंपल सिलेक्शन होना चाहिए यहाँ पे रादर। सैंपल सिलेक्शन के बाद आप डाटा कलेक्शंस करेंगे, उसके लिए आपने डाटा डिजाइनिंग कर ली है, आपने डाटा कलेक्शन, डाटा एनालाइज करने के प्रोसेसेस डिसाइड कर चुके हैं। This is the most crucial time consuming process involving many processes like tools, methods, formulations, observations, discussions, conclusions. All these steps are involved in this data collection chapter, data collection topic. And then you are ready for data analysis. आपने डाटा कलेक्ट कर लिया है, वो आपके टेबुलर फॉर्म में, होलोग्राम के फॉर्म में, ग्राफ्स के फॉर्म में, सब कुछ आपके पास प्रेजेंट है। अब आपको उनको एनालिटिकली प्रेजेंट करने के लिए तैयार करना है यूजिंग डिफरेंट टूल्स लाइक कोडिंग ऑफ डाटा एंड कोडिंग इट
इन एक्सेल, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, पेपर राइटिंग, पब्लिशिंग, जिस जो भी मेथड आप चुने, आज तो अब तो आपको जैसे भी आप करिए, पेपर पे लिख के कीजिए, टाइप करके कीजिए, फाइनली आपको एक्सेल में सॉफ्टवेयर उसकी बनानी ही है। सॉफ्टवेयर कॉपी एक होना ही चाहिए, और साथ-साथ एक हार्ड कॉपी का भी आपका वर्क का, दोनों ही चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं। देन स्टैटिस्टिकल यूज़ ऑफ डाटा, आपने डाटा को एनालाइज़ कर लिया, अब उसे स्टैटिस्टिकली प्रेज़ेंट करना है। आपने अपने थीसिस में, चाहे वो सॉफ्ट कॉपी हो, चाहे वो हार्ड कॉपी हो, उसका जो प्रेजेंटेशंस हैं, डिफरेंट ग्राफ्स के फॉर्म में, टेबल्स के फॉर्म में, फिगर्स के फॉर्म में, सर्वे आपने किया है तो सर्वे एनालिसिस के फॉर्म में, होलोग्राम्स के फॉर्म में, ये जितना भी आपका ड्यूरेशन है वर्क का, वो भी एक डिसाइडेड होता है, वो भी एक पॉइंट होना चाहिए यहाँ पे। ड्यूरेशन ऑफ योर वर्क, जो एक टेंटेटिव ड्यूरेशन ऑफ योर वर्क, जो नेचुरली जनरली स्पीकिंग, ज्यादातर साइंटिफिक रिसर्च के लिए, पीएचडी के लिए मिनिमम 2 इयर्स का काम होना चाहिए। दिस इज वन हाइपोथेसिस। अदर अलग अलग जगहों पे अलग अलग क्राइटेरिया होते हैं, जैसे एमएससी के प्रोजेक्ट के लिए ये 6 मंथ का हो सकता है, एक सेमेस्टर का हो सकता है, 1 मंथ का हो सकता है, दैट मे डिफर, बट वो एक ड्यूरेशन फिक्स होना चाहिए जो आपके थीसिस में मेंशन रहेगा। Then comes the authenticity of the principle found by analyzing and interpretation of data. Actually, an interpretation से ही authenticity decide होगी, that is जो आपको प्रिंसिपल मिले, जो आपको आपने हाइपोथेसिस बनाए अपने फाइंडिंग्स के, वो सही हैं, गलत हैं, ये आपको रिफाइन एंड रीडिफाइन करना होगा। इसके लिए ऑब्जर्वेटर्स होते हैं, इसके लिए आपके गाइड्स होते हैं, सुपरवाइजर्स होते हैं, फिर इंस्टीट्यूशंस डिसाइड करते हैं कौन कौन सा पैरामीटर्स होगा ऑथेंटिसिटी डिसाइड करने के लिए, आपने जो प्रिंसिपल फाइंड किया है, और उसके बाद उसको प्रेजेंट किया जाएगा। दैट इज द लास्ट but not the least is the dissemination of the findings, jo that is the presentation of your findings in an authentic form, jo published form में होगा, that is also called as writing the thesis। इसको जो लिखना, रिसर्च थीसिस लिखना भी कहते हैं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा काम है। इतना सारा काम यहाँ तक खत्म करने के बाद अब आप इसको प्रैक्टिकली रिटन फॉर्म में प्रेजेंट कीजिएगा, चाहे वो सॉफ्ट कॉपी हो, चाहे वो हार्ड कॉपी हो। एंड नाउ दिस इज रेडी फॉर द पब्लिकेशंस। अपने अपने काम को बताना साइंटिफिक वर्ल्ड में, साइंस रिसर्च के बारे में, या जो जिस भी रिसर्च के पर आप काम कर रहे हैं, उससे रिलेटेड जो अथॉरिटीज हैं, उनके द्वारा सर्टिफाइड होना चाहिए आपका काम, अप्रूव्ड होना चाहिए बाय द फाइनल प्रेजेंटेशन, जिसको हम वाइवा वोस भी कहते हैं। उसमें ये एक ग्रुप ऑफ एक कमिटी होती है, पैनल ऑफ स्पेशलिस्ट होते हैं, जो एग्जामिनर्स होते हैं, जो ये डिसाइड करते हैं कि यस, दिस फाइंडिंग इज ऑथेंटिक, न्यू, and this is having, and the last but no, again this should be the last but not the least, what next। हमेशा हर एक गुड रिसर्च का एक फ्यूचर क्या है, अब जहां तक हमने काम किया, यहाँ के बाद और क्या काम कर सकते हैं, ये हमेशा एक फ्यूचर गुड रिसर्च का डिसेमिनेशन का पार्ट होना चाहिए। सो विद दिस एंड्स द रिसर्च प्रोसेस। आई थिंक ये आपको सारा क्लियर हुआ होगा। अब यहाँ से इसके आगे की स्लाइड में, दिस इज वन स्लाइड जिसमें ये फिर से ये 8 पॉइंट्स हैं। डिफाइनिंग द रिसर्च प्रॉब्लम, डिटरमाइनिंग द इंफॉर्मेशन नीडेड, सेलेक्टिंग द, अब ये कस्टमर्स, ये ये जो है, ये रिप्रेजेंटेशंस 8 स्टेप के लिए मैंने ये चार्ट आपको दे दिया, ये प्रेजेंटेशन, बट ये लिटरल ये बिजनेस से रिलेटेड रिसर्च का सेगमेंट्स है या प्रोसेसेस हैं। फॉर इन साइंटिफिक मेथड, हम यहाँ पे साइंस से रिलेटेड हैं, तो हम साइंटिफिक मेथड में देखें, अगेन देयर आर 8 पॉइंट्स।
First is the problem, second is the research finding, gathering of information that may be from literature review, then hypothesis formation, then procedure, data analysis and data collection and analysis, observations and conclusion. These are again, as I have already earlier told you, कि ये जो 8 स्टेप्स हैं इनको अलग-अलग जगहों पर अलग-अलग फैक्ट्स के रूप में प्रेजेंट किया गया है. But the first is finding the problem and the last is the dissemination or writing. ये एकदम मस्ट है. बीच के जो फॉर्मेशंस हैं इनका टर्म्स जो मैंने दिया है वही होंगे, बट उनको प्रेजेंटेशंस डिफरेंट रूप में कह सकते हैं. एंड दिस इज द फ्लो चार्ट ऑफ द रिसर्च प्रोसेस. अगेन हियर इज ask a question, do background research, literature review, construct hypothesis, test with experiments, then procedure working. अब यही जैसे मैंने आपको बताया कि जो 15 स्टेप्स को कंपाइल करके 8 स्टेप्स में आप फिर से ultimately represent कर सकते हैं. Now these are the slides which are stepping. These are the slides in which the language is given for your competitive examinations or for your answer writing. ये सारे language हैं. You can go through all these processes and the representations. And in the last, this is the slide. This is the slide जिसको मैं discuss करना चाहती थी, but this video has become too long. So अगले video में हम सिर्फ ये slide में questions, ये 2 slides हैं 10th and 11th, इनमें कुछ questions हैं with answers we will discuss. So hope आपको समझ में आया होगा research process और इसके different steps. Do like, share and subscribe the channel. If you like it, शेयर विथ योर फ्रेंड्स. दूसरे स्टूडेंट्स को भी बताइए इसके बारे में. लाइक्स दीजिए अगर अच्छा लग रहा है आपको तो. यूज ईयरफोन फॉर द क्लियर ऑडिबिलिटी एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट नोटिफिकेशन.